जी बच्चों, क्लास करते हैं स्टार्ट। तो इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ प्रॉफिट हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। उसका स्टेप्स आज और देखने हैं हमने। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि जब कोई आग लगती है तो आग लगने से टेंजिबल प्रॉपर्टी का नुकसान तो होता ही है। उसके साथ साथ कुछ समय तक बिजनेस की सेल्स कम रहती है, और सेल्स कम रहने की वजह से प्रॉफिट भी कम होता है। तो उस प्रॉफिट को कंपनसेट करने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस लॉस ऑफ प्रॉफिट लेते हैं। स्टेप क्या थी? पहला स्टेप था कि आपको इसमें जीपी रेशो निकालना है। जीपी रेशो आप पिछले साल से निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। लेकिन यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका मीनिंग डिफरेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पर फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट आपने लास्ट ईयर का लेना है, और उसमें आपने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को प्लस कर देना है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस वो एक्सपेंसेस हैं जिसका इंश्योरेंस बिजनेसमैन ने करवाया है। बिजनेसमैन के कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आग लगने के बाद भी कंटिन्यू होते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए उसने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उसने बैंक को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके परमानेंट स्टाफ है, उसकी सैलरी भी उसको देनी ही पड़ेगी। राइट। तो ऐसे जो उसके फिक्स कॉस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो कुछ चार्जेस का वो इंश्योरेंस करवा लेता है। राइट। तो उन चार्जेस को हम नेट प्रॉफिट में जोड़ देते हैं, और नेट प्रॉफिट में इन खर्चों को जोड़ने के बाद हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल का। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर देते हैं, और लास्ट ईयर का जो जीपी रेशियो है वो हमारे पास निकल के आ जाता है। क्या बिजनेसमैन सारे के सारे फिक्स एक्सपेंसेस को इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड करवाएगा? ये उसकी मर्जी है। अगर वो चाहता है तो करवाए, नहीं चाहता तो ना कराए। कई बार हमें टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दिए होते हैं, उसमें से हमें अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस करने होते हैं। तो जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोलेंगे। राइट। तो पहले स्टेप होता है जीपी रेशियो निकालने का, जिसके लिए पहले नेट प्रॉफिट आपको निकालना पड़ता है। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया हमने। उसके बाद आप निकालते हो लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट का कितने का नुकसान हुआ। तो हम उसके लिए पहले शॉर्ट सेल निकालते हैं, और शॉर्ट सेल पे जीपी रेशियो लगा देते हैं, जो कि स्टेप 1 से निकाला। शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है? इसमें हम ऐसे देखते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए 1 जुलाई 2016 को आग लगती है ना, हमारा करंट ईयर है मान लीजिए 2016-17, और 1 जुलाई 2016 को आग लगती है, तो अगले मान लीजिए 4 महीने तक आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में जो आपकी सेल होगी उसको एक्चुअल सेल बोला जाएगा। राइट। यही टाइम पीरियड हम पिछले साल से उठाएंगे। यही 4 महीने हम पिछले साल का जो टाइम होगा हमारा उसमें से पिक करना है। मतलब 1 जुलाई 2015 से लेना है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2015 तक लेना है। तो पिछले साल इन 4 महीनों में जो सेल हुई होगी उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल। उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल में से एक्चुअल सेल को लेस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको शॉर्ट सेल बोलेंगे। और शॉर्ट सेल पे जीपी रेशियो लगा शॉर्ट सेल में जीपी रेशियो लगा लगा दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि करंट ईयर की सेल में कोई ट्रेंड है, मतलब करंट ईयर में सेल 10% बढ़ने के चांसेस थे पिछले साल के मुकाबले, तो लास्ट ईयर की जो स्टैंडर्ड सेल थी उसको पहले हमने 10% इंक्रीज करना पड़ेगा, और फिर इंक्रीज करने के बाद ही हम उसको माइनस करेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब बिजनेस में आग लगती है, तो आग लगने से वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को जल्दी नॉर्मल करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में उसके कुछ एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी उस एक्सपेंस का भी कुछ इंश्योरेंस क्लेम देती है। तो वो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस का क्लेम कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी। तीनों में से जो लोअर आता है, सबसे लोएस्ट आता है, उस लोएस्ट वैल्यू का इंश्योरेंस क्लेम दे दिया जाता है। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला है एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। एक्चुअल में कितने आपके वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस हुए, ये पॉइंट नंबर ए हो गया। पॉइंट नंबर बी है जीपी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट सेल अवॉइडेड। अब ये शॉर्ट सेल अवॉइडेड क्या है?
इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि बिजनेस में आग लगी, आग लगने के बाद 4 महीने आपके डिस्टर्ब रहे, और इन 4 महीनों में एक्चुअल में आपकी 2 लाख रुपए की सेल होती है, क्योंकि आपने इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग करी थी। सपोज 15,000 रुपीज़ की, मतलब 15,000 के आपकी वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंस बढ़े, जिस वजह से आप एक्चुअल में 2 लाख रुपए की सेल कर पाए। फिर क्वेश्चन बोलेगा अगर आप इन खर्चों को ना करते, ये वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंस ना करते, तो आपकी जो एक्चुअल सेल है, वो केवल 50,000 की होती। इसका मतलब क्या बना, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस के बिना सिर्फ 50,000 की सेल होती, और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस करने की वजह से 2 लाख की सेल हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्किंग कैपिटल ने एडिशनल 1.5 लाख की सेल जनरेट करी है। तो उस एडिशनल सेल पे हम क्या करेंगे, उस एडिशनल सेल पे हम जीपी रेशो निकाल देंगे। तो इसको वैसे भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, कि इस स्टेप में हम जीपी रेशो को मल्टीप्लाई कर देते हैं एडिशनल सेल्स जनरेटेड, ड्यू टू वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस की वजह से जो एक्स्ट्रा सेल होगी वो हमने यहाँ पे निकालना है, राइट। उसके बाद स्टेप नंबर सी है, और तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें हमें पॉइंट नंबर ए में जो हमारे एक्चुअल वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस थे उसको प्रोपोर्शनेट करना है। उसे क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। तो कैसे करेंगे, ऊपर लेंगे पहले एनुअल टर्नओवर, और एनुअल टर्नओवर को मल्टीप्लाई कर देंगे जीपी रेशियो से। एनुअल टर्नओवर क्या था, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में 4 तरीके की सेल्स होती है। पहले होती है एक्चुअल सेल, वो बहुत कौन सी होती है, डिस्टर्ब्ड पीरियड में जो आप एक्चुअल में सेल करते हो, जितने महीने तक आपका बिजनेस बिजनेस आपका डिस्टर्ब रहता है, उसमें जो आप सेल करते हो वो एक्चुअल सेल है। सेम टाइम पीरियड पिछले साल में उठा लेते हो, उसमें जो सेल होती है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल। पिछले साल की जो सेल होगी, है ना, पिछला आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो सेल होगी उसको प्रीवियस ईयर की सेल बोला जाता है। और जिस दिन आग लगी उससे ठीक 12 महीने पीछे जाना है आपको। जिस दिन आग लगी उस दिन ठीक 12 महीने पीछे जाना है, तो उसको एनुअल टर्नओवर बोला जाता है। ठीक है, जिस दिन आग लगेगी उससे ठीक 12 महीने पीछे जाओगे तो उस 12 महीने की सेल को एनुअल टर्नओवर बोला जाएगा। जैसे अगर 1 जुलाई 2016 को आग लगी है, तो 1 जुलाई 2016 से लेकर 1 जुलाई 2015 तक, इस पीछे के 12 महीनों में जो सेल हुई थी उसको एनुअल टर्नओवर बोला जाएगा। ओके, तो एनुअल टर्नओवर भी 12 12 महीने का होता है। प्रीवियस ईयर की सेल भी 12 12 महीने की होती है। फर्क क्या है, प्रीवियस ईयर की सेल हम पिछला फाइनेंशियल ईयर पूरा पूरा ले लेते हैं, वहां से पिक करते हैं, जबकि एनुअल टर्नओवर हम जब आग लगती है उससे ठीक 12 महीने पीछे जाते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, किस केस में एनुअल टर्नओवर और प्रीवियस ईयर का टर्नओवर सेम हो जाएगा, क्या सिचुएशन होगी जब एनुअल टर्नओवर और प्रीवियस ईयर का टर्नओवर सेम हो जाएगा, सोच के बताओ। सर जब आग 1 अप्रैल को लगेगा। एंड ऑफ द ईयर लगे हाँ फायर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब 1 अप्रैल को या 31 मार्च को अगर आग लगेगी, तो उस सिचुएशन में प्रीवियस ईयर और क्या नाम है, प्रीवियस ईयर की सेल और एनुअल टर्नओवर की सेल आपकी बराबर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, अगर 1 अप्रैल या 31 मार्च को आग लगती है। राइट, ओके। तो पॉइंट नंबर सी में क्या करना है, एनुअल टर्नओवर को जीपी रेशियो से डिवाइड कर देना है। यही एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो आपको नीचे लेना है, प्लस कर देना है उसमें अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, है ना। प्लस क्या कर देना है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो यहाँ से हमारा बनेगा एक बनेगा फ्रैक्शन बनेगा, उस फ्रैक्शन को एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, चाहे इंश्योर्ड हो या नहीं हो सारे, और फिर एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अगर हम ये लगाएंगे तो वैल्यू कुछ और निकलेगी, ये लगाएंगे तो वैल्यू कुछ और निकलेगी। नॉर्मली हमने इस वाले को प्रेफर करना है, फर्स्ट वाले को प्रेफर करना है। ठीक है, बुक में भी फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही प्रेफर किया गया है, बस एक आध क्वेश्चन में ऐसा किया है
कि लिख दिया है पहला वाला फार्मूला और सेकंड वाले से उसकी वैल्यू निकाल दी है। ओके, हम फर्स्ट वाले को ही प्रेफर करेंगे। फिर इन तीनों में से जो लोअर आएगा वो हो जाएगा आपका क्या नाम है, वो हो जाएगा आपका कितनी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करेगी। एबीसी में से जो लोएस्ट आएगा इंश्योरेंस कंपनी उसको भी क्लेम में जोड़ देगी, कितना क्लेम हम आपको दे देंगे। फिर उसके बाद था हमारा एनुअल टर्नओवर, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एनुअल टर्नओवर ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि ये जिस दिन आग लगती है उससे ठीक 12 महीने पीछे। फिर हम ग्रॉस क्लेम निकालते हैं। ग्रॉस क्लेम कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाला पहले। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट कौन सा था, जो कि शॉर्ट सेल में जीपी रेशियो लगाने के बाद आया था। उसके बाद एडमिसिबल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जो भी जस्ट ऊपर किया कि एबीसी में से जो आपका लोएस्ट आएगा वो आपको यहाँ पे ले लेना है। उसमें से लेस कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से हम लेस कर देते हैं सेविंग्स ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, सेविंग्स ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, कुछ स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं जो डिस्टर्ड पीरियड में इनकर नहीं होते। मतलब कोई ऐसा खर्चा होगा जिसको उसने जिसने उसको इंश्योर्ड कराया होगा, लेकिन डिस्टर्ड पीरियड में हो सकता है कि वो खर्चा ना हो। जैसे किसी जगह बिजनेस में आग लगी और आग आपकी शॉप में नहीं लगी थी, पूरे मार्केट में बहुत भयंकर शॉप लगी थी, मतलब पूरे मार्केट में बहुत भयंकर आग लगी। तो पूरी मार्केट को रिलीफ देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने उस एरिया के शॉपकीपर के लिए कुछ स्कीम वगैरह क्या नाम है दे दी। और स्कीम वगैरह मतलब कि करने के बाद ऐसा बोल दिया गया कि उन 4 महीनों में 6 महीनों में आपको बैंक इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है या इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोविड के टाइम में लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, है ना, कि 2020 में गवर्नमेंट ने बोल दिया था बैंक को, और बैंकों ने बोल दिया था कि आपके जो कस्टमर आपसे अप्लाई करें कुछ महीनों तक हम इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते, तो उतने महीने का इंटरेस्ट और जो इंस्टॉलमेंट है उसको वेव ऑफ किया जाए। तो लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 महीने ऐसे थे जब कई सारे बोरोवर्स का इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट वेव ऑफ किया गया था। तो ऐसा ही इसमें भी हो सकता है। कुछ खर्चे हैं, सपोज मान लीजिए कि वो इनकर नहीं हो रहे हैं, तो उन खर्चों को क्या करेंगे, यहाँ से रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि जो खर्चा इनकर ही नहीं हुआ उसका क्लेम कैसे मिलेगा, राइट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट लेना है, उसके बाद इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग निकालनी है, उसमें से सेविंग ऑफ एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। ये करने के बाद आपका ग्रॉस क्लेम आ जाएगा। ये पॉइंट नंबर 4 है, ग्रॉस क्लेम। उसके बाद हम नेट क्लेम निकालेंगे। नेट क्लेम निकालने के लिए हम ये चेक करेंगे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर एवरेज क्लॉज नहीं एप्लीकेबल है तो ग्रॉस क्लेम ही नेट क्लेम बन जाएगा। सिंपल सी बात है सर, जब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं होता तो ग्रॉस क्लेम ही आपका नेट क्लेम बन जाएगा। लेकिन अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है तो नेट क्लेम निकालना पड़ेगा। कैसे, जो ग्रॉस क्लेम आपने निकाला उसमें आप ये देखोगे कि इंश्योरेंस का कवर कितना लिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, वो फ्रैक्शन बना के यहाँ से आपका नेट क्लेम निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है तो। ठीक है सर, अब ये मालूम कैसे चलेगा कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, आप निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, इसका मतलब जीपी रेशो इनटू एनुअल टर्नओवर पे जीपी रेशो लगाओगे। अगर ये ज्यादा आता है इंश्योर्ड अमाउंट से, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर ज्यादा आता है इंश्योर्ड अमाउंट से, तो हम क्या बोलेंगे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है। क्योंकि हम लेटेस्ट 12 महीने का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो लेटेस्ट 12 महीने का प्रॉफिट लेने से हमें ये मालूम चल जाता है कि हमारी कितनी वैल्यू रिस्क पे थी, कितने का नुकसान हमारा रिस्क पे था, कितना नुकसान हो सकता था, और उस हिसाब से हमने कितना इंश्योरेंस लिया हुआ है। अगर हमारी एक वैल्यू एट रिस्क ज़्यादा थी और इंश्योरेंस हमने कम अमाउंट का लिया है, तो इसका मतलब अंडर इंश्योरेंस का केस है। और अगर अंडर इंश्योरेंस का केस होगा तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल कैसे होगा, हम जीपी रेशो लगाएंगे एनुअल टर्नओवर पे, वहाँ से एक अमाउंट आएगा। अगर वो अमाउंट ज़्यादा है, मतलब वैल्यू एट रिस्क ज़्यादा है इंश्योर्ड अमाउंट से, तो उस सिचुएशन में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। बताना यहाँ तक क्लियर है या नहीं। Yes, sir. यस सर। ओके, अभी जो ये सारे स्टेप हैं इसकी आप पिक ले लो।
हो सकता है आपने नोट ना किया हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर हम क्वेश्चन करेंगे आज। चलो स्टार्ट करो, पिक लेना। ओके। डन सर। ये डायग्राम वगैरह अगर ना भी बनाओ तो चलेगा, अगर आपको चारों तरह की सेल अगर आपको समझ में आ गई है, ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। चलो, तो अब सीधे मैं इस स्केजर से क्वेश्चन उठाता हूँ एक, तो हम वेट करेंगे। बुक वाले सारे मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो वो तो आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा। एक मिनट। हाँ, क्या चल रहा था तो आज क्या चल रहा था आज क्यों क्या 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन आ रहा हूँ अभी मैं। नहीं हो गया हो गई 47 अच्छा है मतलब 5.91। जी बेटा, एक क्वेश्चन कॉपी किया है मैंने स्कैनर से। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 2013 का, तो कोई स्टार्ट से करते हैं।
चलिए, आई होप क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको। क्या बोलता है क्वेश्चन में, कहता है, एक मिनट, कहता है ड्यू टू फ्लड बिजनेस ऑफ मिस्टर सिंह वाज डिसलोकेटेड फ्रॉम 1/4/2013 से लेकर 31/8/2013 तक। ठीक है, तो इसमें आपके बदले फ्लड बोल दिया, बाकी हमारा कॉन्सेप्ट सेम सेम आपको लगाना है। ड्यू टू फ्लड बिजनेस ऑफ मिस्टर सिंह वाज डिसलोकेटेड फ्रॉम 1/4/2013 से लेकर 31/8/2013 तक। तो 5 महीने तक उसका बिजनेस जो है वो बेसिकली क्या रहा, डिस्टर्ब रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्लेम टू बी लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। पॉलिसी अमाउंट इंश्योर्ड है 1,25,000 का। 1/4/2013 से लेकर 31/8/2013 तक 2,40,000 की सेल हुई है। ये वो सेल है जो डिस्टर्ब पीरियड के दौरान हुई है। बताओगे इस सेल को क्या बोलोगे? Actual sale. इस सेल को बोला जाएगा एक्चुअल सेल। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन में स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं, ये हमारे हैं 60,000 के। और टर्नओवर आपको दे रखा है 1/4/2012 से लेकर 31/3/2013 तक। ये बताओ अब ये कौन सी सेल है? Previous year. ये प्रीवियस ईयर की सेल है ना, क्योंकि करंट ईयर हमारा 2013-14 है। 13-14 में आपका यहाँ पे बाढ़ आई है, तो 12-13 की जो सेल होगी उसको प्रीवियस ईयर की सेल बोलेंगे। तो पहले सेल इस तरीके से आपको मार्क करनी पड़ती है। चलिए, उसके बाद फिर जो आपका जीपी रेशो है वो आपका क्वेश्चन में कितना बोला है, 10% ऑन सेल। अच्छा, जीपी रेशो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकाल के यहाँ पर। और स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द ईयर 2012-13, ये 12-13 मतलब पिछले साल की, ये आपका 84,000 क्वेश्चन में बोला हुआ है। द टर्नओवर फॉर द ईयर 2013-14 वाज एंटिसिपेटेड टू बी इंक्रीज बाय 10%। ये उम्मीद थी कि क्या नाम है, हमारा जो जीपी रेशो है वो 10, वो सॉरी हमारी जो सेल है वो 10% बढ़ जाएंगी प्रीवियस ईयर की। अब ये जीपी रेशो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमें जीपी रेशो खुद इसमें निकालना पड़ता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे पिछले साल का, मतलब कि 2012-13 का। सॉरी, नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकलते हैं सर? इसका फॉर्मूला होता था हमारा नेट प्रॉफिट, उसमें प्लस कर देते हैं हम, उसमें प्लस कर देते हैं हम इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस। लेकिन इस क्वेश्चन में तो शायद नेट प्रॉफिट भी नहीं है हमारे पास। देखते हैं क्या नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का दिया है। पर्टिकुलर से पॉलिसी अमाउंट है, स्टैंडिंग चार्जेस 60,000 के हैं, टर्नओवर हमारे पास 12 लाख का है। ठीक है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का कितना है हमारे पास, दिया ही नहीं है। जीपी रेशो दिया हुआ है 10% सेल का। तो अगर मैं सेल पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं तो वहां से मेरे पास जीपी आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट भी नहीं है। रुको बेटा, ये क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं, इसमें क्या सोल्यूशन निकाला है इन्होंने, ये तो कॉन्सेप्ट से बाहर जा रहा है। आओ जरा स्कैनर में, ये क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन है। चलो, ये तो ट्रेंड बढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। और एक्सपेक्टेड टर्नओवर 10,000। दो लाख 40,000 लास्ट ईयर की सेल गिवन नहीं है इसमें हमें। डिस्टर्ब की सेल गिवन है, हाँ गिवन है। स्टैंडर्ड सेल नहीं दी है पिछले साल की। तो ये क्या किया उन्होंने, स्टैंडर्ड टर्नओवर पर मंथ 12-13 का पहले 1 लाख की सेल गिवन है। एंटिसिपेटेड इंक्रीज 10%, 10,000 है। एक्सपेक्टेड टर्नओवर पर मंथ 1,10,000। स्टैंडर्ड टर्नओवर 5,50,000। ठीक है, उसका पोर्शन उन्होंने ले लिया। ओके, स्टैंडर्ड टर्नओवर 5,50,000, एक्टिव टर्नओवर 2,40,000, शॉर्ट सेल 3,10,000। जीपी रेशियो ऑन शॉर्ट सेल आपको 10% वाला ही ले लिया, निकाला नहीं है इन्होंने। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, स्टैंडर्ड चार्जेस ये आपके 35,000।
60,000। बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं बाद में, इसमें कुछ अलग ही चीज करी हुई है उन्होंने। ठीक है, इसमें हमें बहुत सारी चीजें अपने आप माननी चलेगी। कुछ सर्टेन पॉइंट हैं वो हमने एज्यूम वगैरह करने पड़ेंगे। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा पूरा हो जाए, मतलब स्टेप्स हमारे फॉलो हो जाए। स्टेप फॉलो होने के बाद जब हम स्टेप लगाना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, तो इन्होंने अपने आप से कुछ चीज़ें एज्यूम कर ली है और उसके हिसाब से आंसर निकाले। ठीक है, तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे फॉर्मेट में फिट हो जाए। कोई और क्वेश्चन लेते हैं, जो ढूंढता हूँ मैं इसको। स्टॉक है, इसमें बीच में क्वेश्चन आया था, उसको उठाते हैं। उसमें सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं। ये लेते हैं क्वेश्चन 2014 वाला। चलो वापस आते हैं शीट पे, इसको करते हैं पहले। स्क्रीन बेटा विजिबल हो रही है, दिख रही है? शेयर करिए मैंने। नो सर। अच्छा, अब हो रहा है शो? यस सर। ये स्कैनर वाले शो करते हैं पहले, 1 मिनट। ये लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट है, ये देखेंगे। देखो, कहता है देयर वाज ए सीरियस फायर इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिसेस फॉर्चुनेट ऑन 1 सितंबर 2011। बिजनेस एक्टिविटी है उसकी डिस्टर्ब रही 31 दिसंबर 2011 तक। 1 सितंबर 2011 को आग लगी, और 1 सितंबर से लेकर, मतलब 1/9/2011 से लेकर 31/12/11 तक उसका बिजनेस डिस्टर्ब रहा। तो ये उसका डिस्टर्ब पीरियड है। उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस उसका उसका हो गया स्टार्ट। इंश्योरेंस पॉलिसी उसने 42,000 की ली हुई है, ये क्वेश्चन में बोल दिया। आगे क्वेश्चन में कहता है कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2010, वो कितना है बेटा? 20,000। पिछले साल का नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है। एनुअल इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹30,000, of which 2,000 were not included in the definition of insured standing charges। क्या आपको ये बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि इंश्योर्ड की टोटल स्टैंडिंग चार्जेस जो इंश्योरेबल थे, मतलब इंश्योर्ड करवा सकता था बिजनेसमैन, वो 30,000 थे। लेकिन उसने उसमें से 2,000 रुपए के अमाउंट को इंश्योर्ड नहीं कराया। इसका मतलब ये हुआ 30,000 के स्टैंडिंग चार्जेस हैं, जिसमें से 2,000 का अमाउंट अनइंश्योर्ड है। तो बाकी का जो 28,000 बचा, उसको क्या माना जाएगा? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माना जाएगा। राइट। आगे क्वेश्चन में कहता है कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इसका मतलब इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंक्रीज वर्किंग कैपिटल है। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस इन ऑर्डर टू मिटिगेट द डैमेज कॉज। जो डैमेज हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल पे खर्चा करना पड़ा। ये आपका 600 रुपए का आया। बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, ध्यान रखना। विदाउट दिस एक्सपेंडिचर द बिजनेस वुड हैव बीन शट डाउन। अगर हम ये खर्चा नहीं करते, है ना, बट फॉर का मतलब क्या है? विदाउट। अगर हम ये खर्चा नहीं करते तो ये बिजनेस पूरी तरीके से शट डाउन हो जाता। पूरी तरीके से शट डाउन होने का मतलब है हमारी सेल्स बिल्कुल जीरो होती। तो जो भी एक्चुअल में सेल हुई है, ये एक्चुअल सेल इसी एक्सपेंस की वजह से हुई है। जो भी एक्चुअल सेल हमारी हुई है डैमेज पीरियड में, वो इसी क्या नाम है, इसी जो खर्चा है उसकी उसकी मतलब की वजह से हुई है। द सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इन कॉन्सिक्वेंस टू फायर अमाउंटेड टू 1,500। ठीक है, कह रहा है कि डिस्टर्ब पीरियड में हमारे 1,500 रुपए के खर्चे कुछ कम हो गए थे। राइट, डिस्टर्ब पीरियड में 1,500 रुपए के एक्सपेंस की सेविंग हुई है। द टर्नओवर फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ ended on April 30, April, August, December 31st for each year 2010 and 11 was as under।
हमें 2010 और 11 की सेल दे रखी है और उसको 4-4 महीने की सेल में बांटा है। ये पहले 4 महीने की सेल है, 1 से 4, फिर ये 5 से 8 की सेल है और फिर ये 9 से 12 की सेल है ना। तो हमें 4-4 महीने के टाइम पीरियड में बांट दिया। क्वेश्चन में कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी रेलेवेंट क्लेम अंडर द टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लगा के बेसिकली आपको क्लेम निकालना, राइट। तो ये क्वेश्चन है आपका। फटाफट से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। हो गया सर। राइट। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो आप कुछ चीजें लिख ले एडवांस में। 4 तरीके की सेल होती है, एनुअल सेल्स, प्रीवियस ईयर की सेल्स, इसके अलावा एक्चुअल सेल और फिर स्टैंडर्ड सेल। अगर ट्रेंड बढ़ने की, सेल को बढ़ने की बात बोली हो तो एनुअल सेल में और स्टैंडर्ड सेल में 2 जगह आपको ट्रेंड लगाना पड़ता है। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में कोई ट्रेंड दे रखा हो कि सेल को 10% बढ़ाना है तो 2 जगह बढ़ाओगे, स्टैंडर्ड सेल को बढ़ाते हैं और जो एनुअल सेल है उसको भी बढ़ाते हैं। तो चलिए हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन कौन सी सेल्स हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोलता है, हाँ ये सेल्स, यही हमें यहाँ पर पहचाननी पड़ेगी, यहाँ से निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर की सेल ले लो। प्रीवियस ईयर की सेल कौन सी होगी सर? 2010 हमारा प्रीवियस ईयर है, तो ये तीनों सेल जोड़ दो, मतलब 65,000 और 80,000 और 95,000, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी प्रीवियस ईयर की सेल आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हमारा 2010 है, इन तीनों की सेल जोड़ोगे, कितना आता है ये? 95 में 65 जोड़ा, 160 में 80 जोड़ा, 2,40,000। तो 2,40,000 आपकी प्रीवियस ईयर की सेल आ गई। ठीक है सर। अब सुनना ध्यान से, आग कब लगी थी? 1/9/11 में। 1/9/11 का मतलब करंट ईयर में, करंट ईयर में ये वाला टाइम स्टार्ट होने से पहले, है ना, 9, 10, 11, 12, ये स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आग लगी है। अगर हम यहाँ पर आग लगी है तो इससे ठीक 12 महीने पीछे जाएंगे। तो 12 महीने पीछे कौन कौन से होंगे? ये और ये। बोलो हाँ ना यस सर। एवरीवन। 2011 में जो हमारा तीसरा हिस्सा था, 9, 10, 11, 12, वो स्टार्ट होने से पहले आग लग गई, तो हम 12 महीने पीछे जाएंगे। तो करंट ईयर के 8 महीने लेंगे और पिछले साल के आखिरी के 4 महीने लेंगे, वहां से हमारी प्रीवियस ईयर की सेल निकलेगी। बोलो हाँ ना यस सर। एवरीवन। Yes, sir. राइट। तो यहाँ से आ जाएंगे हम, तो ये हो जाएगी हमारी 80,000 प्लस 70,000 प्लस 95,000। इसको जोड़ दो, कितना आता है? 2,45,000. 2,45,000, ये होगी हमारी। उसके बाद एक्चुअल सेल। आग लगी कब? आग लगी है 1/9/2011 से लेकर 1/9/11 में आपकी आग लगी और 31/12/11 तक आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा। तो ये जो 15,000 की सेल है, ये कौन सी वाली सेल है? ये Actual. एक्चुअल सेल है। 1/9/11 से 31/12/11 की सेल है। बोलो है ना। ये 1/9/11 से लेकर 31/12/11 की सेल है, तो ये एक्चुअल सेल हो गई। स्टैंडर्ड सेल कौन सी होगी? 95,000. ठीक है, ठीक ऊपर वाली, क्योंकि पीरियड तो सेम है ना। तो जो एक्चुअल सेल होती है वही पीरियड हम पिछले साल में उठाते हैं। तो पिछले साल की सेल आपकी 95,000 थी। क्या इसमें कोई ट्रेंड था? ट्रेंड की पूरे क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। तो स्टैंडर्ड सेल आपकी 95,000 होगी। तो पहले क्वेश्चन में ये 4 सेल आपको ढूंढनी पड़ेगी। बताओ क्लियर है या नहीं Clear, sir. एवरीवन? सर ये एक्चुअल सेल थोड़ा
फिर से हाँ, बताएंगे? फिर से देखो। सर ये दोबारा बता दो थोड़ा। एक्चुअल सेल कौन सी होती है? एक्चुअल सेल वो होती है कि जब आग लगी, आग लगने के बाद कुछ महीने तक आपका बिजनेस आपका डिस्टर्ब रहा, तो जब तक डिस्टर्ब रहेगा उतने महीने की सेल को बोला जाएगा एक्चुअल सेल। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, 10 और 11 की सेल गिवन है। 10 और 11 की जो सेल है उसको 4 4 महीनों में बांटा हुआ है। मतलब पहले सेल दी है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की, स्टार्टिंग के 4 महीने, फिर मई जून जुलाई अगस्त, फिर बाद के 4 महीने सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये जो हमारी सेल है ना, ये जो हमारी सेल है, ये 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की सेल है। उसके बाद 1 मई से लेकर मई जून जुलाई अगस्त 31 अगस्त तक की सेल है ये। और ये वाली सेल 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की सेल है। तो पहले सेल को ऐसे ऐसे इसने क्या करा है, 4 4 महीने के पार्ट में बांट दिया। ओके। अब हम 4 सेल निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे प्रीवियस ईयर की सेल। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, बताओ सुजन? 2011। 10। तो 10 की सेल ले लो। 10 की सेल है 65,000, 80,000, 95,000, ये जोड़ दिया। तो 65 80 95 से लास्ट लास्ट ईयर की सेल आ गई। ठीक है सर। हाँ उसके सर बाद, ये तो पता है। उसके बाद निकालेंगे एनुअल सेल। ये हमारी कौन सी होती है, जब आग लगती है उससे ठीक 12 महीने पीछे। तो आग तो यहाँ लगी है ना, इस वाले हिस्से में आग लगी थी, इस पीरियड के बिगनिंग में आग लगी है। अगर इस पीरियड के बिगनिंग में आग लगी है, 1 9 11 को आग लगी थी आपकी, तो 1 9 11 से पीछे जाओ, कितने महीने, 12 महीने। जब 1 9 11 से 12 महीने पीछे जाएंगे तो 2011 के कितने महीने बचे, 8 महीने। 8 महीने 2011 के लेंगे और 4 महीने आखिरी के लेंगे, कब के, 2010 के। क्योंकि पीछे जाएंगे तो फिर पीछे से ही होगा ना, बोलो है ना। मतलब पहले 8 महीने लेंगे सर तो हम आ जाएंगे किस में सर, जैन में आ जाएंगे। फिर जैन के बाद फिर से चलेगा दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर। तो एनुअल के लिए पहले हमने क्या करा, यहाँ आग लगी, 8 महीने करंट ईयर के लिए और 4 महीने हमने पीछे के लिए। तो 70 80 और 95 इसको जोड़ा, यहाँ से हमारे पास आ गया एनुअल सेल। बताओ इस एनुअल सेल में कोई दिक्कत हो तो? नो सर, क्लियर। सुजल? हो गया सर, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे हम एक्चुअल सेल। वो हम कब देखते हैं, जब आग लगती है। आग 2011 में लगी है, ये हमारा करंट ईयर है। कब लगी थी, आखिरी के 4 महीनों में आग लगी थी, मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो इन 4 महीनों में जो सेल होगी उसको एक्चुअल सेल बोलेंगे। एक्चुअल सेल होगी 15,000। जो 4 महीने करंट ईयर में डिस्टर्ब हुए हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये इस महीने हम 2010 में भी देखेंगे। 2010 में इसी महीनों में कितनी सेल हुई थी, 95 हुई थी। तो 95 को बोला जाएगा स्टैंडर्ड सेल। और डिस्टेंट पीरियड में जो एक्चुअल में सेल हुई है 15,000 की, उसको बोला जाएगा एक्चुअल सेल। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। अब यहाँ से पहले निकालेंगे हम नेट प्रॉफिट पिछले साल का। बाबा नेट प्रॉफिट लिख रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पिछले साल का 20,000 रुपए का। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 30,000 थे। 30,000 में से 2,000 इंश्योर्ड नहीं थे। अगर 30,000 में से 2,000 इंश्योर्ड नहीं है, तो मतलब बाकी के 28,000 इंश्योर्ड 28,000। करा ली होंगी। राइट, तो ये 20,000 लेंगे और ये 30,000 माइनस 2,000 लेंगे। तो पूरा मिला के ये 48,000 आ गया। अब यहाँ से जीपी रेशो निकालो पिछले साल का। तो फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल की सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 48,000 आया है। लास्ट ईयर की जो सेल है हमारी वो 2,40,000 है, अभी ऊपर निकाली देखो हमने, इंटू 100 कर दो। 20%। 20% हमारा जीपी रेशो आ गया। चलो जी। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकालेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए जो हमारी शॉर्ट सेल होती है, हम उस पर जीपी रेशो लगा देते हैं। शॉर्ट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल
इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, उस पर जीपी रेशियो लगाते हैं। स्टैंडर्ड सेल हमने ऊपर निकाली है, वो 95,000 है। 95, एक्चुअल सेल हमारी 15,000 है। अगर कुछ ऐसे बोलता कि सेल्स में 10% का ट्रेंड है, तो पहले जो 95% है उसको 10% बढ़ाते। तो 95,000 को 10% बढ़ाने के बाद 1,04,500 आता, उसको फिर हम स्टैंडर्ड सेल मानते, है ना। अगर ट्रेंड दिया हो तो स्टैंडर्ड सेल को और एनुअल सेल को बढ़ाना पड़ता है। दो दो जगह आपका ट्रेंड लगता है, इसमें कोई ट्रेंड ऐसा बोला नहीं है, तो 95 ही रहेगा। ये 15,000 है, जीपी रेशियो आपका 20% है, तो ये हो गया 80,000 इंटू 20%, तो आ गया 16,000। ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है, तीसरे वाले में कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग या इंक्रीज वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस। इसमें 3 करते हैं। पहले एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग तो 600 रुपये बोले हुए हैं। उसके बाद जीपी रेशो इनटू एडिशनल सेल्स ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जैसी को बोलते हैं शॉर्ट सेल जो कि अवॉइड हो गई है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अब जीपी रेशो तो आपका 20% है जो निकाला है आपने। अब ये इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग करने की वजह से कितनी एडिशनल सेल हुई है, इसके एक लाइन बोली हुई है। कहता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग 600 रुपये की थी, लेकिन अगर ये खर्चा नहीं करते द बिजनेस वुड हैव हैड टू शट डाउन, बिजनेस पूरे तरीके से शट डाउन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आग लगने के बाद 4 महीनों में जो ये 15,000 की सेल हो पाई है, ये सिर्फ और सिर्फ इन खर्चों की वजह से हो पाई है। अगर हम ये 600 रुपये का खर्चा ना करते तो आखिरी 4 महीनों में जब आग लगी थी हमारी सेल बिल्कुल जीरो हो जाती। तो इसका मतलब इन 600 रुपये की वजह से ही ये 15,000 की सेल हुई है। बोलो हाँ है ना। यस सर। Yes. राइट, इन्हीं 600 रुपये की वजह से ही ये 15,000 की सेल हो पाई है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने बोला एडिशनल सेल्स ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, तो इसमें हमने यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे कि एक्चुअल सेल्स आफ्टर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, आफ्टर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग माइनस एक्चुअल सेल्स विदाउट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इन दोनों का डिफरेंस होता है क्या, एडिशनल सेल्स जनरेटेड। तो एक्चुअल सेल 15,000 है, अगर ये खर्चा नहीं करते तो सेल आपकी जीरो होती, क्वेश्चन में बोल ही दिया। तो 20% निकालेंगे 15,000 का, कितना बन जाएगा ये 3,000। 300. ये स्टेप नंबर सेकंड हो गया। फिर तीसरे में हम एक प्रोपोर्शन निकालते हैं, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सर वो 1500 है ना कि 15,000? 15,000 है भाई, सेल है। सेविंग्स और एक्सपेंस को देख रहा है तू, सेविंग्स और एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा मैं, सेल की बात कर रहा हूँ। इसको उठाया मैंने, इसको उठाया, इसको ये वाला, इसकी बात नहीं हो रही अभी, इसकी ठीक है बात। सर, ठीक है। तो 15,000 का निकालेंगे 20% तो आएगा 3,000। प्रपोर्शनल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग निकालेंगे यहाँ से, इसका फॉर्मूला है एनुअल सेल पे जीपी रेशो, नीचे इसको रिपीट करना है, एनुअल सेल पे जीपी रेशो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जब सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं
तो हम ये स्टेप नहीं करते हैं सर, ध्यान रखना, ठीक है। जब सारे के सारे चार्जेस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं तो ये तीसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं होती, फिर इन दो में जो लोअर होगा उसी के हिसाब से आंसर निकाल देते हैं। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो सेम आपका बन जाता है, तो वैल्यू कट के वन आपकी बन जाएगी। जब वन वन बन जाएगी तो फर्स्ट वाले पॉइंट की वैल्यू और थर्ड वाले पॉइंट की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है, मतलब सारे के सारे चार्जेस इंश्योर्ड हैं, तो फिर हम इसमें ये थर्ड स्टेप नहीं करते हैं। एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। जी, तो एनुअल सेल कितनी है इस पे आते हैं, ऊपर निकाली हमने। एनुअल सेल आई है 2,45,000, तो ये बनेगा 2,45,000 का 20%। नीचे भी 2,45,000 का 20% प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस 2,000 और एक्चुअल खर्चा 600 रुपये का हुआ था। जरा 2,40,000 का 20% निकालना, कितना आता है? 49 49,000। नीचे हो जाएगा 51,000 इंटू 600, कितना आता है? 49,000 डिवाइड बाई 51,000 इंटू 600, 576.47 तो 576 ही ले लो अप्रोक्सीमेटली। अब इन तीनों में से लोएस्ट कितना आ रहा है? 600, 3,000 या 576? 5 तो 576 ले लेंगे, लोअर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, 576 ये बन जाएगा आपका इंक्लूडेड इन ग्रॉस क्लेम। इसको अब हम ग्रॉस क्लेम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगला स्टेप आएगा हमारे पास, स्टेप नंबर 3 हो गई। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम, तो पहले लेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितना लिया? जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो आया था हमारा 16,000। 8,000 का, तो 80,000 का 20%, जो कि स्टेप नंबर 2 में निकाला है हमने, ये आ गया 16,000। इसमें ऐड करेंगे एडमिसिबल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एडमिसिबल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ये है आपका 576, टोटल 16,576। लेस करेंगे सेविंग्स ऑफ एक्सपेंसेस, कितने खर्चे बच गए डिस्टर्ब पीरियड में, वो 1,500 हैं, ठीक है। ये 1,500 गिवन है हमें। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में 1,500 आपको दिया हुआ है, तो ये ले लिया हमने, ठीक है। तो ये लेस करो और बताओ कितना आता है अमाउंट। ये करने के बाद 15,076 15,076, 15,076 रुपये। उसके बाद सम इंश्योर्ड कितना है? इंश्योरेंस पॉलिसी कितने के लिए? शायद 42,000 थी। हाँ, सम इंश्योर्ड है 42,000। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इनटू एनुअल टर्नओवर निकालेंगे। जीपी रेशो 20% है। एनुअल टर्नओवर था 2,45,000, अभी निकाला है हमने जस्ट ऊपर, ये आ गया 49,000, ठीक है। ये ए है और ये बी है। अगर सब इंश्योर्ड कम है तो मतलब अंडर इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योरेंस है। सिंस ए लेस देन बी देयर इज अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस, hence
एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगी, ठीक है। एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा हमेशा ऐसे देखना है। सब इंश्योर्ड अगर कम है, वैल्यू एट रिस्क ज़्यादा है, इस 49,000 को वैल्यू एट रिस्क भी बोल सकते हैं, तो फिर अंडर अंडर इंश्योरेंस का केस होगा तो एवरेज क्लॉज लग जाएगा। तो नेट क्लेम कैसे निकालेंगे आप? ग्रॉस क्लेम इनटू सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, और यू शुड से वैल्यू एट रिस्क। तो ग्रॉस क्लेम आपका है कितना? 15,076, सम इंश्योर्ड 42,000 और ये 49,000। बताओ कितना आ रहा है? 15,076 इंटू 42,000 डिवाइड बाई 49,000। 12,922। 12,922। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बताना क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। जी बेटा, बाकी लोग बताना, इसकी अप डाउन करनी है तो भी बताना। ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन था जिसमें स्टैंडर्ड सेल, एक्चुअल सेल, ये सब आपको मतलब ढूंढना पड़ा। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सीधे दिया होगा, है ना। ऐसे 4-4 महीने की सेल बना के आपको बांटेगा नहीं, आपको डायरेक्ट बता देगा कि इस डेट में आग लगी है और इतने महीने तक आपका बिजनेस जो था कि मतलब डिस्टर्ब रहा। तो समझ जाना कि डिस्टर्ब पीरियड में एक्चुअल सेल होती है, सेम पीरियड पिछले साल में लेंगे तो वहाँ से कौन सी सेल आएगी? स्टैंडर्ड सेल। और लास्ट ईयर आपको दिया ही होगा, वहाँ से आएगी आपकी प्रीवियस सेल। और जिस दिन आग लगी उससे ठीक 12 महीने पीछे जाएंगे तो फिर एनुअल सेल आ जाएगी। ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में ट्रेंड बोला होगा उस क्वेश्चन में आपको ट्रेंड भी लगाना पड़ेगा। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जिस क्वेश्चन में सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होंगे, तो जो हमने ये पॉइंट नंबर 3 किया था, 3 नंबर पॉइंट में फिर ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू नहीं होगी तब तक न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट नहीं आएंगे। अगर ये होता ही नहीं, जो 2,000 मैंने ऐड किया है, मतलब सारे खर्चे इंश्योर्ड होते, तो न्यूमरेटर और जो डिवाइजर है वो सेम हो जाता, तो फिर वो 1 बन जाता, और 1 इंटू 600 फिर आपका 86 निकलता, ठीक है। अब क्या है, इस बात को सुनो ध्यान से। जैसे हमने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं पिछले साल के नेट प्रॉफिट में स्टैंडिंग चार्जेस को प्लस कर देते हैं, है ना। पिछले साल के नेट प्रॉफिट में स्टैंडिंग चार्जेस को प्लस कर देते हैं। बट कभी कभार क्वेश्चन में पिछले साल का नेट प्रॉफिट ही गिवन नहीं होगा, तो हम क्या करें? अगर लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट ही नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में हमें जीपी रेशियो खुद ही दे देगा, तो जो जीपी रेशियो हम दे देगा हम उसी को ले लेंगे। तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले थे उसके लिए मैं आप अब क्या नाम है बात कर रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ मैं अब। तो अगर हमें जीपी रेशियो नहीं देगा, अगर हमें सपोज लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट ही नहीं देगा, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट ही कैसे निकालेंगे और जीपी रेशियो कैसे आएगा? तो उस सिचुएशन में हमें जीपी रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, और जो गिवन होगा हम उसी को ले लेंगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो स्टैंडर्ड सेल होती है वो प्रीवियस ईयर के सेल का पार्ट होती है? तो मैं, Yes, sir. जो स्टैंडर्ड यस सेल सर। वो प्रीवियस ईयर के सेल का पार्ट होती है, बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि प्रीवियस ईयर की सेल हम 12 जो हमारा जो पूरा साल होता है उसके जो 12 महीने होते हैं उसके लेते हैं, और स्टैंडर्ड सेल उस 12 महीने के सेल का केवल एक पार्ट होता है जो कि करंट ईयर के डिस्टर्ब पीरियड से बिलोंग करता है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें स्टैंडर्ड सेल गिवन नहीं होती, हमें पिछले महीने की 12 महीने की सेल गिवन होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि सेल यूनिफॉर्म रेट से होती है। सेल जो है मतलब यूनिफॉर्म रेट से होती है। इसका मतलब क्या है, अगर पिछले साल 12 लाख की सेल थी, हम ये मानेंगे कि ऑन एवरेज हर महीने 1-1 लाख रुपए की सेल होती है,
कैसे? 12 लाख को 12 से क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। 12 लाख को अगर मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 लाख पर मंथ की सेल आपकी आती है, राइट। अगर करंट ईयर में आग लगने के बाद 4 महीने आपके खराब हुए थे, तो यही 4 महीने हम पिछले साल में देखेंगे, और पिछले साल की जो स्टैंडर्ड सेल है वो हम 1 लाख इंटू 4 लाख मान के चलेंगे। हम ये मानेंगे कि अगर पूरे साल में 12 लाख की सेल हुई थी तो ऑन एवरेज पर मंथ आपकी जो सेल हुई थी वो कितनी हुई थी? 1 लाख की सेल हुई थी, और स्टैंडर्ड मंथ अगर 4 महीने के हैं तो स्टैंडर्ड सेल 4 लाख रुपए की हो जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं यस सर। एवरीवन? Yes. यस सर। राइट। यस सर। तो अब उस उसका जो क्या नाम है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो उसमें ऐसे ही कुछ चीजें एज्यूम करके चलें। वो क्वेश्चन अगर मैं पहले करवा देता आपको तो आपको एकदम से सारे पॉइंट समझ में नहीं आते। इससे पहले फुल फ्लैश क्वेश्चन करा दिया जिसमें स्टेप्स फॉलो किए हमने। अब मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, 2013 वाले क्वेश्चन पे, और एक सेम क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, ये आप करोगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या चलो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपके पास अगर स्कैनर है तो वहाँ से सॉल्व कर लेना। तो मैं देखो मैं उसको भी कॉपी करता हूँ पहले। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको ये क्वेश्चन थोड़ी देर में। पहले हम अपना उस क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। ये क्वेश्चन था देखो। तो इस क्वेश्चन में हमारी पॉलिसी अमाउंट 1,25,000 की है। डिस्टर्ब पीरियड की सेल क्वेश्चन में गिवन है आपको। एक मिनट, मेरा मार्कर रुक गया। पॉलिसी अमाउंट 1,25,000 का है और टर्नओवर 1/4/2013 से 31/8/2013 में, मतलब डिस्टर्ब पीरियड की सेल, एक्चुअल सेल 2,40,000 की है। स्टैंडिंग चार्जेस भी आपको इसी क्या नाम है मंथ के दिए हुए हैं कि ये आपका 60, ये आपका 60,000 है, ये आपका 60,000 है। और टर्नओवर जो है आपका 1/4/2012 से लेकर 31/3/13 तक, ये पिछले साल का हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया 12 लाख रुपए, मतलब आपको लास्ट ईयर के सेल भी गिवन है। जीपी रेशियो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि ये 10% है, और स्टैंडिंग चार्जेस पिछले साल के हमारे पास 84,000 थे। लास्ट ईयर के स्टैंडिंग चार्जेस हमारे पास 84,000 थे, और जो टर्नओवर है वो 2013-14 का करंट ईयर में ये उम्मीद थी कि वो 10% से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इन्होंने मतलब कैसे किया है। पिछले महीने की सेल अगर 12 लाख थी, ये लास्ट ईयर की सेल है पिछले साल की, पिछले महीने की नहीं, पिछले साल की। अगर लास्ट ईयर 12 लाख की सेल हुई है तो पर मंथ सेल कितनी हो गई? 1 लाख। ये प्रीवियस 1 ईयर। lakh. तो प्रीवियस ईयर सेल को अगर पर मंथ में कन्वर्ट करोगे, पर मंथ सेल, तो 12 लाख को डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो 12 से तो 1 लाख पर मंथ की सेल हो जाएगी, है ना। Yes, sir. यस सर। कितने महीने हमारे खराब हुए? 1/4 से लेकर 31/8/13 तक, तो 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 5 महीने आपकी सेल हुई है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड सेल होगी वो हो जाएगी 1 लाख इंटू 5। बोलो है ना। यस सर। Yes, sir. लेकिन करंट ईयर में हमें ट्रेंड भी बोला हुआ है, ट्रेंड बोला हुआ है। ट्रेंड क्या बोला हुआ है कि आपकी सेल में 10% का अपर ट्रेंड था। तो जहाँ ट्रेंड बोलेगा वहां पर आपको स्टैंडर्ड सेल को और एनुअल सेल को बढ़ाना होता है। तो इसको 10% बढ़ाना है, तो क्या मैं सीधे इसका 110% निकाल सकता हूँ? यस सर। Yes. तो ये 5 लाख था, 10% बढ़ गया, 50,000 आपका बढ़ गया, तो पूरा आपका 5,50,000 आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल 5,50,000 की है। एक्चुअल सेल जो है हमारी इस पीरियड में, तो क्वेश्चन में गिवनी हुई थी 2,40,000 की। तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आएगा? 3,10,000। बोलो है ना। Yes. यस सर। 3,10,000 को शॉर्ट सेल बोलेंगे। इस शॉर्ट सेल पे जीपी रेशियो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना, कितना सर? 10%। जीपी रेशियो आपका 10% है, तो 31,000 आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर।
तो इसमें पहले ये देखना है कि अगर स्टैंडर्ड सेल नहीं दी है तो हम पिछले साल के से वहां से निकालेंगे। तो ये यहाँ तक का अमाउंट तो हो गया आपका, यहाँ तक का अमाउंट आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसमें कुछ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग करी है। इसके लिए उन्होंने क्या एज्यूम किया है ये मैं देखता हूँ अभी। इन्होंने इसमें बोला है 7,000 इंटू 5। 7,000 इंटू 5 कहाँ से आया? पिछले साल के स्टैंडिंग चार्जेस देखते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस आपकी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? स्टैंडिंग चार्जेस ये 60,000 तो इसके हो गए, और स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर के 84,000 है। ठीक है, लास्ट ईयर के स्टैंडिंग चार्जेस अगर 84,000 थे, इसको भी पर मंथ में कन्वर्ट कर लो, कितना हो गया? 7,000। बोलो हाँ है ना? 7,000 आपके स्टैंडिंग चार्जेस थे पूरे साल के 2012-13। इस महीनों से 5 महीने की इस हिसाब से 5 महीने के कितने बनते हैं? 35,000। 35 बनते हैं। और एक्चुअल में कितने हुए? एक्चुअल में आपके 60,000 हुए। तो जो खर्चे 35 होने चाहिए थे वो खर्चे आपके 60,000 हो गए। तो जो खर्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं 60,000 हो गए, जबकि होने चाहिए थे 35। कितने एक्स्ट्रा हो गए? 25,000। इसको इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग बोलेंगे। ठीक है, कि हमारे खर्चे होने चाहिए थे 7,000 पर मंथ के हिसाब से, 5 महीने के 35,000, एक्चुअल में हो गए 60,000। तो जो एक्स्ट्रा हुआ उसको इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग बोला जाएगा। ये हमारा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 25,000, राइट। अब हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ कि इस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग की वजह से कितना आपका क्या नाम है खर्चा बढ़ा, और ये भी नहीं बोला हुआ कि आपके क्या नाम है कितने खर्चे इंश्योर्ड हैं, कितने खर्चे आपके अन इंश्योर्ड हैं। ये क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ। अगर नहीं बोला हुआ तो उस सिचुएशन में क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि सारे के सारे खर्चे आपके इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम एडमिसिबल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग में जो 3 स्टेप करते थे उसमें 2 ही करेंगे। 2 कौन कौन से? पहला, एक्चुअल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस कितने हैं, तो ये हमने निकाले 25,000। दूसरा करेंगे जीपी रेशो इनटू शॉर्ट सेल एवरेज। अब ये नहीं बोला हुआ कि वर्किंग कैपिटल के बिना कितनी सेल होती और वर्किंग कैपिटल की वजह से कितनी सेल होती है। अगर ये नहीं बोला हो तो हम मान लेते हैं कि भाई जो हमारी एक्चुअल में सेल हुई ये वर्किंग कैपिटल की वजह से हुई है। जो हमारी एक्चुअल सेल हो पाई है ये वर्किंग कैपिटल की वजह से हो पाई है। कितनी हुई है हमारी एक्चुअल सेल? हाँ जी, कितनी एक्चुअल सेल हुई आपकी? 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे फिर जीपी रेशो लगा देंगे। जीपी रेशो कितना दिया है इसमें हमें? जीपी रेशो इसमें हमें 10 दिया है। तो 2,40,000 इंटू 10%, ये हो जाएगा 24,000। ठीक है, इन्होंने पूरा 25 ही ले लिया है। इसमें क्या एज्यूम किया इन्होंने? In absence of any information regarding insured standing charges, uninsured standing charges, net profit, etc., increase in cost of working capital during the period is determined in this manner. अच्छा बेटा, इसमें ये ऐसे नहीं होगा, ये वाला स्टेप गलत है फिर इनका। 25 और 24 में से कौन सा वाला अमाउंट आपका लोअर है? तीसरा वाला तो एप्लीकेबल नहीं होगा, थर्ड वाला तो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे खर्चे इंश्योर्ड हैं। इन दोनों में सर से एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना है? 25 है ना, ये हमने कहाँ से निकाला? 84,000 था, इंश्योर्ड चार्जेस डिवाइड किया 12 से तो ये आपका 7,000 आ गया, ओके सर, ओके। है ना। अगर 7,000 है तो 7,000 इंटू 5 35 बनता था, फिर एक्चुअल में 60,000 हो गया। तो 25 आपका एक्चुअल है, 25 आपका एक्चुअल है, और जीपी रेशो लगाते हैं तो ये आपको 24 आता है। तो ये आपका 24 आता है। दोनों में से लोअर जो आपका बनेगा वो 24 बनेगा। तो ये फिगर 24 लेंगे यहाँ पर, ये मैंने गलत लिया है यहाँ पर। स्टेप तीसरा एप्लीकेबल नहीं होगा आपका क्योंकि इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 25 और 24 में से 24 आपका लोअर है तो ये 24 लेंगे, तो 31 में 24 जोड़ देंगे तो ये बनेगा आपका 55,000। 55 का पूरा क्लेम आएगा।
बताना जरा क्लियर है या नहीं। सर ये 55 थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, फिर से देखो, हम यहाँ से निकालेंगे अल्टीमेटली ग्रॉस क्लेम ना। तो ग्रॉस क्लेम में क्या क्या लेते हैं, पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट लेते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट तो हमने 31,000 निकाल लिया था, राइट। कैसे निकाला था, ये यहाँ देखो, 5.5 लाख की स्टैंडर्ड सेल है, 2,40,000 की हमारी एक्चुअल सेल है, शॉर्ट सेल 3,10,000 की आई, जीपी रेशो हो गया आपका 10%। तो यहाँ से लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया 31,000 आ गया। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में आपने लिया 31,000, ठीक है। अच्छा जी, यस सर। और उसके बाद ऐड करोगे एडमिसेबल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। एडमिसेबल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला ये होता है एक्चुअल में कितना खर्चा होगा। दूसरा, हम जीपी रेशो में हम जीपी रेशो अप्लाई करेंगे जितनी शॉर्ट सेल हमारी बच गई बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अब क्वेश्चन में बताया नहीं रखा कि इन खर्चों की करने की वजह से कितना एक्स्ट्रा सेल जनरेट हुई। तो हम ये मान लेते हैं कि जो ये 2,40,000 की एक्चुअल सेल हुई है, ये इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग की वजह से हुई है। तो 2,40,000 का 10% निकाल दो, कितना हो जाएगा, 24,000। 24,000। तीसरा स्टेप हमारा एप्लीकेबल ही नहीं है, मैंने एनए लिख दिया। एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, क्यों, क्योंकि अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हमें दिए नहीं है। जब सारे के सारे खर्चे इंश्योर्ड होते हैं तो तीसरा स्टेप आपका एप्लीकेबल नहीं होता। अब 25 और 24 में से कौन सा आपका लोअर है, इनमें से लोअर कौन सा है आपका, 24। तो 24, 24। यस सर। 24 यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ से आपके पास अमाउंट आ जाएगी कितनी, 55,000। लेस करेंगे सेविंग ऑफ एक्सपेंसेस, वो इसमें है नहीं, 0। तो ग्रॉस क्लेम कितना आ गया, ग्रॉस क्लेम सर आ ये गया आपका। सेविंग और एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? अगर डिस्टर्ब पीरियड में कुछ खर्चे बच जाते हैं, है ना, जो पीरियड आपका डिस्टर्ब रहा, उस डिस्टर्ब पीरियड में कुछ स्टैंडिंग चार्जेस कम होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया था और बैंक ने बोला कि चलो इन 3 महीनों का इंटरेस्ट मत देना, ठीक है। ऐसे मान लो आपकी रेंट पे दुकान थी, तो जो बिजनेसमैन का मालिक है उसने बोला कि चलो 3 महीने का रेंट मत देना। कभी कभार ऐसा होता है। तो जो खर्चे हमारे बच जाते हैं, क्या नाम है, उसको बोलते हैं सेविंग्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो उन खर्चों ओके को यहाँ सर। पे क्या करते हैं, हम कम करते हैं। इसमें दिया नहीं है तो हमने मान लिया 0 है। ग्रॉस क्लेम आ गया 55,000। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा कि सब इंश्योर्ड कितने हैं, इंश्योरेंस कितनी पॉलिसी का लिया था, और एनुअल सेल कितनी थी, कुछ दिया ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम ये मान लेंगे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है और सम इंश्योर्ड सफिशिएंट था। इसका मतलब अंडर इंश्योरेंस का केस नहीं है। तो जो ग्रॉस क्लेम आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारा नेट क्लेम बन जाएगा। इसलिए ग्रॉस क्लेम भी कितना है, 55,000 है, तो नेट क्लेम भी 55 ही बन जाएगा। बताना क्लियर है यस सर। एवरीवन। क्लियर सर। यस सर, एक बार Yes. कौन सी ईयर का क्वेश्चन है? ये 2013 का क्वेश्चन है, इसके अंदर में 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें कई चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे स्टैंडर्ड सेल पर मंथ निकालनी पड़ेगी और इनकी कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी इस तरीके से निकालनी पड़ेगी, ठीक ओके है। सर। वैसे तो आपको 2016 के बाद वाले क्वेश्चन करने हैं, फिर भी ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से दिखा दिया आपको। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्कैनर नहीं है तो। एक मिनट, हाँ, अभी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। तो 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है जो अभी सबने सॉल्व किया है क्वेश्चन। ये आधा नीचे गया है, आधा ऊपर गया है। हाँ, हो गया। चलो कोई नहीं, पहले ये हाफ की पिक ले लो। इतना, देन दिस सेक्शन, ये
ठीक है, इसमें ट्रेंड दे रखा है, ध्यान रखना। जब ट्रेंड दिया हो तो एनुअल सेल में और स्टैंडर्ड सेल में ट्रेंड से बढ़ाना पड़ता है। ये सेल है हमारी, इसमें भी जो ईयर है उसको 4-4 महीने के सेल में बांटा हुआ है। तो वैसे ही निकालनी पड़ेगी कि एनुअल सेल क्या है, प्रीवियस ईयर की सेल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, एक्चुअल क्या है। राइट, ये है। एक क्वेश्चन और है जिसको पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद ट्राई करें। सर वो 2016 का फर्स्ट पोर्शन दिखा दी है, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, अभी आता हूँ मैं। 2016 का पहला, हाँ सर। ठीक है। फोर्टीन 15 ये क्वेश्चन इतना लो पहले। डन सर। इतना पोर्शन डन सर। राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोलता है इसमें। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ ब्राइट लिमिटेड ऑन 1 अगस्त 2015। 1 अगस्त 2015 को आग लगी है बिजनेस में। द कंपनी हैड ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर ₹6 लाख विच वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ठीक है, 6 लाख का सब इन शॉर्ट हो गया। सेल फ्रॉम 1 अगस्त 2014 से लेकर 31 जुलाई 2015 तक जो थी वो हमारे पास 50 लाख की थी। 1 अगस्त 2014 से लेकर 31 जुलाई 2015 तक ये कौन सी सेल होगी भाई? ये 14-15 में कैसे पहुंच गया? ये शायद डेट गल डाली है यहाँ पे इन्होंने। सेल फ्रॉम 1 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015 तक। अच्छा, ये वाली सेल हो गई। हाँ, ये हमारी एनुअल सेल है। ये बेटा हमारी एनुअल सेल है। तो जो एनुअल सेल है वो 50 लाख की होगी। ठीक है, क्योंकि आग लगी है 1 अगस्त 2015 में। इससे ठीक 12 महीने अगर पीछे जाते हैं तो ये सेल आपकी निकलेगी। तो ये हो गई हमारी 1 अगस्त 2014 से लेकर 31/15 तक ये 50 लाख की सेल होगी। ठीक है, ये एनुअल सेल है। और 1 अगस्त 2014 से लेकर 30 नवंबर 2014 तक की जो सेल है वो 15 लाख की थी। ठीक है, अब ये कौन सा टाइम पीरियड है? 1 अगस्त 2014 से लेकर नवंबर 2014 तक। ये सर पिछले साल की सेल है, इसको मानेंगे स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल है। ठीक है, पिछले साल में 1 अगस्त 2014 से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड तक ये 15 लाख की सेल है। ये होगी हमारे स्टैंडर्ड सेल। चलो जी, कह रहा है 4 महीने तक के आपके महीने खराब रहे, वो ठीक भी आपको मालूम चल रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने आपके खराब रहे। और इस पीरियड में जो सेल हुई वो 2 लाख की सेल हुई है। एक्चुअल सेल आपकी 2 लाख की हो गई। चलो जी, ये भी गिवन है। अब एक चीज नहीं पता इसमें अभी कि प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है। देखते हैं भी कितनी है। कह रहा है कंपनी ने 31 मार्च 2015 तक का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दे रखा है। अब ये एक पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स गिवन है, बोलो है ना? यस सर। तो पिछले साल से हमें लास्ट ईयर की सेल मिल गई, तो ये प्रीवियस ईयर की सेल हो गई। चलो जी, इसमें क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं और फिक्स एक्सपेंसेस हैं। 3,62,500 के और नेट प्रॉफिट है 3,50,000 का। क्वेश्चन में कहता है कि जब हम 2015-16 की 4 महीने की सेल कंपेयर करें तो 20% का ट्रेंड है, हाइयर है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ट्रेंड दे रखा है तो स्टैंडर्ड सेल को और एक्चुअल सेल को बढ़ाना पड़ता है। स्टैंडर्ड सेल को भी बढ़ाओगे, 20% से बढ़ाना है तो 120% निकालना पड़ेगा। बोलो है ना? 20% बढ़ाना है तो या तो 15 लाख का 20% निकालो फिर प्लस करो, या सीधे 120% निकालो। कितना बन जाएगा ये? बन जाएगा 18 लाख। और एनुअल सेल को भी आपने 120% बढ़ाना पड़ेगा। ये बताओ कितना बनेगा? 60 लाख। यस सर। ये क्लियर है? ये मैंने क्या करा है, जब भी ट्रेंड होगा ट्रेंड को स्टैंडर्ड सेल में और एनुअल सेल पे लगाते हैं। सॉरी, हाँ, एनुअल सेल में और स्टैंडर्ड सेल में ट्रेंड को लगाना है जब भी ट्रेंड क्वेश्चन में गिवन होगा। बोलो हाँ है ना?
यस सर। तो अब आपकी जो शॉर्ट सेल आएगी वो 18 लाख माइनस 2 लाख आएगी। शॉर्ट सेल आपकी आएगी 16 लाख की, ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, और देखते हैं उसके बाद। फिर क्वेश्चन में कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट। ठीक है, क्लेम निकालना है। देखो पहले 16 लाख तो हमने निकाल ही लिया बेटा, 16 लाख तो हमने ऑलरेडी निकाल ही दिया शॉर्ट से, राइट। उसके बाद हमें जीपी रेशो निकालने हैं। जीपी रेशो निकालने के से पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट हमारा 3,50,000 है, इसमें ऐड करोगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स एक्सपेंसेस, जो कि 3,62,500 है। तो इनमें ऐड करना पड़ेगा आपको, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो 3,50,000 में अगर मैं 3,62,500 को प्लस कर देता हूँ, तो ये मैंने प्लस कर दिया। लास्ट ईयर की सेल मुझे देखी है, लास्ट तो ईयर सर की। ये हम अज्यूम करेंगे कि वो स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड हैं। हाँ, कुछ ना बोला तुम ये मानेंगे सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड है। तो ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 15% आ गया। ठीक है, अब 16 लाख का आपका शॉर्ट सेल था, उस पर 15% निकाला, तो 2,40,000 का लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? नो सर। बस उसके बाद अगले वाले स्टेप पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो वो जो हम 1 2 3 में से जो लोअर है वो वाला करते थे, वो स्टेप होगा ही नहीं, क्योंकि कोई इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग नहीं है हमारे पास। हम सीधे चेक करेंगे अब कि जो एवरेज क्लॉज है वो बेसिकली हमारा एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। इसके लिए क्या देखेंगे? अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपकी 6 लाख है, और जो आपकी एनुअल सेल थी, एनुअल सेल आपकी 60 लाख आ गई थी रेंट लगाने के बाद, उस पर जीपी रेशो लगाया तो ये 9 लाख आता है। सब इन शॉर्ट कम है और जो वैल्यू एट रिस्क है वो ज़्यादा है, इसका मतलब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है। अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा कि ग्रॉस क्लेम कितना आया। ग्रॉस क्लेम आपका आया था 2,40,000 डिवाइड बाय सम इंश्योर्ड इनटू बाय सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय वैल्यू एट रिस्क, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन किस पर है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल सेल है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ये क्वेश्चन? यस सर। यस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा आपका। बाकी ये तो लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी करना चाहो तो कर लो, वैसे ही इसका कौन सा बता रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये करोगे आप, और एक क्वेश्चन और आया था इसमें, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, उसमें पहले आप सोचना कि वो कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन बुक में भी नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं है, एग्जाम में एक ही बार आया हुआ है। अब उस ये एग्जाम में आया था या इसमें आया था, मैं देख लेता हूँ एक बार, शायद यही खर्चा है। एक क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आपको ट्राई करना है। कहता है सीसीएल वांट्स टू टेक अप ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, सीसीएल जो है वो एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाहता है। कहता है टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। करंट ईयर में सेल 20% बढ़ने के चांसेस हैं, तो ये ट्रेंड दे रखा है आपको। कंपनी बैंक से एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेती है जिस पर 15% का इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है। तो इसका मतलब सर ये एक तरीके की इसकी फिक्स कॉस्ट होगी कि अगर आग लग जाती है तो भी इतना स्टैंडिंग चार्जेस उसको इनकर करना पड़ेगा। एवरेज डेली ओवरड्राफ्ट बैलेंस यह कितना है आपका? 3 लाख रुपए का है। ठीक है, एवरेज डेली ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो होगा वो आपका 3 लाख रुपए का है। ठीक है, मतलब इतना ऑन एवरेज हमारा मतलब ओवरड्राफ्ट रहता है, इतना हमारा रहता है। कितने का सर? 3 लाख रुपए का। ऑल अदर फिक्स एक्सपेंसिव विल रिमेन सेम, बाकी के जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी सेम रहेगी। द फॉलोइंग डिटेल्स आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अकाउंट। लास्ट ईयर से हमें कुछ जानकारी क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके 24 लाख के थे, फिक्स एक्सपेंसेस आपके सैलरी 3,30,000 की है, रेंट रेट आपके 30,000 के हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके 50,000 के हैं, पोस्टेज टेलीग्राम टेलीफोन आपका 60,000 का है, डायरेक्टर्स फीस 10,000 की है, ऑडिट फीस 20,000 की है, मिसलेनियस इनकम भी होती है आपकी 70,000 की, और नेट प्रॉफिट आपका 4,20,000 का है। तो ये आपको दे रखा है। आपको ये बता रहा है कि हम पॉलिसी कितने की लें। देखो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है।
इसमें ये पता ले हमें करने को बोल रहा है कि हमें पॉलिसी कितने अमाउंट का लेनी चाहिए। तो आप पहले इसमें ये देखोगे कि भाई हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मतलब कि अगर हमारा आग लग जाती है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। उसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हमारी लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है वो 5 लाख रुपए का होगा, और फिक्स एक्सपेंसेस सपोज मान लीजिए, फिक्स एक्सपेंस सपोज मान लीजिए मेरे 4 लाख रुपए के हैं। इसका मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना कितना हो सकता है बताओ। 5 लाख का मेरे सपोज मान लो लॉस ऑफ प्रॉफिट है, और 4 लाख के मेरे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, तो मैक्सिमम लॉस मेरा हो सकता है 9 लाख रुपए का, है ना। यस तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इंश्योरेंस कितने रुपए का लेना चाहिए, मुझे 9 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, पहले ये पता लगाओगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, कितना प्रॉफिट का नुकसान आपका हो सकता है, और कितना फिक्स एक्सपेंसेस आपको इनकर करने पड़ सकते हैं। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट निकालोगे। ठीक है, ट्राई करना क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, टाइम स्पेंड करना। नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसको। अदरवाइज इसका मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है एक, वो मैं आपके ऐप में डाल दूंगा, वहां से देख लेंगे। क्वेश्चन की पिक ले लो। फिक्स एक्सपेंस पे वो 3 लाख वाला ओवरड्रिफ्ट भी आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, फिक्स एक्सपेंसेस में जो इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी वो भी आपको लेनी है, बिल्कुल। ठीक है एवरीवन, ओके सर। क्वेश्चन की पिक ले लो। पहले ये पार्ट है और फिर ये पार्ट है। तो एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही मतलब छोटा सा है, यकीन मानो केवल 5-6 लाइनों में क्वेश्चन हमारा खत्म क्या नाम है हो जाता है। तो इसकी पिक ले लो। ठीक है डन। बाकी इसके अलावा चैप्टर खत्म हो गया ये। अब जिनका बेटा अक्टूबर टाइम है उनका एक एक्स्ट्रा क्लास चलेगी जिसमें मैं कराऊंगा पार्टनरशिप। अगर विकास आप उस टाइम में खाली होंगे बेटा तो आप वो वाला बैच भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस भी थोड़ा जल्दी हो जाए। क्योंकि पार्टनरशिप में कम से कम क्लासें लगेंगी 15-16, ठीक है। अगर मैं 2.5 घंटे की क्लास लेता हूँ तब जाके 15-16 क्लासें लगेंगी। टाइमिंग का वो सर? टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली उसका रहेगा टीटीएस में 12 बजे से। आप फ्री होते हो उस टाइम में या आपकी जॉब होती है? सर क्या टाइमिंग्स रहेंगी? टीटीएस में 12 से, टीटीएस में 12 बजे। ठीक है विशाल, आप देख लेना, अगर फ्री हो गए तो बेटा आप ले लेना अभी। वैसे बाद में वो बैच मॉर्निंग वाले में भी होगा, लेकिन मॉर्निंग में मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा जब बाकी सारे चैप्टर हो जाएंगे। क्योंकि पार्टनरशिप ऐसा है ओके कि वो, सर, मैं देखता हूँ टाइमिंग होता है कि नहीं, फिर आपको मैसेज कर दूंगा। हाँ कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं और है। स्टार्ट कब से हो रहा है सर ये क्लास? स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से करूंगा उसको। अभी आज क्या है, आज चल रहा है थर्सडे, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा फ्रॉम कमिंग वीक में। जो पहला आपका टीटीएस पड़ेगा मतलब कि ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे से करूंगा स्टार्ट। ठीक है, और कम से कम 2.5-3 घंटे की क्लास होगी वो, मतलब 12 से 2:30 बजे तक या 12 से 3 तक चलेगी। क्योंकि उसका पोर्शन बहुत बेसिकली ज़्यादा होता है, पार्टनरशिप का टॉपिक बहुत बड़ा है। बाकी मॉर्निंग में जो हमारा बैच चलता है वो चलेगा ही। मॉर्निंग में जो अकाउंट्स कॉस्टिंग चल रही है वो हमारा ओके चलता सर। है, और वो ट्यूसडे में एक्स्ट्रा लूंगा मैं 12 से 3 में। ठीक है, अगर ज्वाइन कर सको तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं, बाद में मॉर्निंग वाले में भी होगा, लेकिन तब सबसे लास्ट में कराऊंगा मैं, मतलब जब अकाउंट में सब कुछ हो जाएगा फिर फिर उसके बाद हम उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड बाय।